राइट कमांडर के विपरीत यह लेफ्ट कमांडर कुछ अंतर्मुखी स्वभाव का लग रहा था। जो क्लैन का लीडर चुपचाप सबको राय का समर्थन करते हुए देख रहा था, लेकिन उसके मन में अब भी कई चिंताएं थीं। ऊपर बैठे हायर अप्स के अधूरे कामों के बारे में एक्सप्लोरर्स क्या जानेंगे। वह मुड़ा और लॉन्गहॉन्ग सिटी की मूल छोटी आइलैंड चेस स्टोर की ओर चला गया। पेट फाइटिंग रूम की स्क्रीन पर प्रेरी का नक्शा दिख रहा था। किसी ने अभी अभी एंट्री की थी, लेकिन अपने साथ कोई पेट नहीं लाया था। सूपिंग चुपचाप अपने हाथ जितना बड़ा चमकदार नीला क्रिस्टल उठा रहा था और उसे दूसरे के ऊपर रख रहा था। उसे मन ही मन लग रहा था कि इस बार बायन का अटैक बिल्कुल सही जगह पर था। वे बेसेस जहां उसने ब्रांचेस खोली थीं, वह लगातार क्रिस्टल्स को स्टैकिंग कर रहा था। उसके आसपास सैकड़ों छोटे ढेर बन चुके थे। सूपिंग अब भी सोच में डूबा था। शायद बायन का उद्देश्य उसकी भविष्यवाणी से बाहर नहीं था। क्या वह सिस्टम स्टोर पर कब्जा करना चाहता था? उसके पास इसका कारण भी था। बायन स्टोर से निकलने वाले क्वालिटी रिसोर्सेज को एब्जॉर्ब करना चाहता था। बार बार यह सोचते हुए सूपिंग को राहत भी महसूस हुई। हमले के समय मॉन्स्टर को उसका सीक्रेट पता नहीं चला था। उसे यह नहीं पता था कि जब तक सूपिंग स्टोर के अंदर है, वह हमेशा इनविंसिबल स्टेट में रहेगा। उस समय सूपिंग ने सोचा था कि वह इसी मौके पर बायन को पूरी तरह खत्म कर देगा। वह थकान भरी सांस लेकर खड़ा हुआ। अब उसे क्रिस्टल्स के ढेर की परवाह नहीं थी। उसके मन में बस एक ही भावना थी, असहायता। उसे लगा था कि बायन को खत्म करने का मौका उसके सामने खुला पड़ा है, लेकिन उसने गलत हिसाब लगा लिया। अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने के बाद भी उसे सिर्फ उसका एक नकली शरीर ही मिला। लड़ाई के हर पल को याद करते हुए वह सोचने लगा, अगर बायर्न का सब्स्टिट्यूट इतनी आसानी से शहर तोड़ सकता था, तो उसने शुरुआत में ही ऐसा क्यों नहीं किया? वह पीछे खड़ा इंतजार क्यों करता रहा कि पहले वे हमला करें? स्पष्ट था कि शहर तोड़कर बीस्ट्स को अंदर घुसने देना और दोनों तरफ की रक्षा को कमजोर करना सबसे फायदेमंद तरीका होता। अचानक सूपिंग के मन में एक साहसी विचार आया। क्या उस समय बायन के सब्स्टिट्यूट के पास उतनी शक्ति थी ही नहीं? उसने आंखें बंद की और हर विवरण याद करने लगा। उसे ओल्ड बाई के शब्द याद आए। मानव जाति के महान एम्परर ने स्वयं का बलिदान दिया था और तारों की अपार शक्ति से डीप अबिस के प्रवेश द्वार को दबा दिया था। यह बात सूपिंग को साफ साफ याद थी। पहाड़ हिलाना और समुद्र भर देना हर किसी के बस की बात नहीं थी। अगर तारों की सप्रेसिंग पावर पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, तो सब्स्टिट्यूट जबरन अंदर आता तो उसे भारी चोट लगती। सूपिंग को वह अजीब शरीर याद आया जो भागते समय लहूलुहान था। बैन उसे दर्द से पकड़कर झुका हुआ था। अगर वह सिवियरली इंजर्ड हालत में ब्लू स्टार लौटा होगा, तो अपनी शक्ति लौटाने के लिए वह हर संभव तरीका अपनाता। वह दूसरे जीवों को निगलकर ही अपनी शक्ति वापस पा सकता था, क्योंकि बायर्न अपनी सोर्स ऑफ पावर ऐसे ही बनाता था। अचानक सूपिंग की आंखें फैल गईं। उसे एहसास हुआ, यही असली कुंजी है। यह विवरण भले नया न हो, लेकिन ये क्रिस्टल्स साधारण भोजन जैसी चीज नहीं थे। लेकिन ये साधारण चीजें नहीं थीं, बल्कि घाव भरने के लिए बेहद महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं। सब्स्टिट्यूट के शरीर से निकाले गए क्रिस्टल्स को ऐसे जमा किया गया था मानो वह उसका निजी भंडार हो। सूपिंग ने चारों ओर देखा और मन ही मन सोचा, बायन का सब्स्टिट्यूट इन क्रिस्टल्स को खो चुका है, तो वह अभी भी कमजोर अवस्था में होगा। उसके होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। सूपिंग ने अपने दोनों हाथ फैलाए और एस्ट्रल एनर्जी को अपने चारों ओर बुलाया। क्षण भर में वह घने धुएं जैसे बादलों में बदल गई। वह हवा में तैर रहा था, आंखें बंद थीं और एस्ट्रल एनर्जी उसके भीतर उफान मार रही थी। वह केवल स्टोर की सीमा को विस्तार देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। ब्लू स्टार पर वैसे भी उसके बराबर के बहुत कम प्रतिद्वंद्वी थे। अब पूरी तरह एकाग्र होने पर उसे सब कुछ अलग महसूस हुआ। उसने सोचा, अगर मैं लेजेंडरी के तीसरे स्तर हेवनली फेक रेल्म में प्रवेश कर लूं, तो मैं उसे समाप्त कर सकता हूं। नए लक्ष्य के साथ उसकी प्रगति तेज हो गई। एस्ट्रल एनर्जी का स्तंभ सीधे आकाश में उठा और फिर आतिशबाजी की तरह फैल गया। यह लेवल अप होने का संकेत था। सूपिंग ने दांत भींच लिए और जोर से दहाड़ा, अपने शरीर में हो रहे भीषण परिवर्तन को सहते हुए। कुछ क्षण बाद उसके सामने सिस्टम पैनल प्रकट हुआ। होस्ट का स्तर लेजेंडरी रेल्म में पहुंच गया है। एक्सट्रीम हैंड हाई रेल्म ने स्पेस लॉ की पहली प्रीरेक्विजिट स्किल प्रदान की, डिवाइन आई इफेक्ट। डिवाइन आई का धारक सामान्य लोगों से कहीं अधिक तेजी से जानकारी ग्रहण कर सकता है। उसकी दृष्टि में दुनिया थोड़े समय के लिए अधिकतम 0.01% तक धीमी हो सकती है। कुछ देर बाद जब वह घास पर उतरा, उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर की एस्ट्रल एनर्जी पहले से कहीं अधिक तीव्र गति से प्रवाहित हो रही है। उसके रक्त में भी बदलाव था। सीधे शब्दों में, वह पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुका था। अपने हाथ को देखते हुए वह बोला, विश्वास करना कठिन है, मेरा शरीर 100 गुना हल्का लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं लोहे के खोल से बाहर निकल आया हूँ। और यह गॉडेस आए। अगर मुझसे एक स्तर ऊंचा कोई व्यक्ति भी अचानक हमला करे, तो मैं तुरंत उसे पहचान लूंगा।
वह चकित था। स्पेस लॉ की यह तो सिर्फ प्रारंभिक स्किल है। उसे अना की बात याद आई। केवल लॉ की शक्ति धारण करके ही बायन का सामना किया जा सकता है। उसी समय जो परिवार के बुजुर्ग की धीमी आवाज प्रवेश द्वार से सुनाई दी। बधाई हो बॉस सुपिंग, आपने सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू कर लिया। उसे सुपिंग के लेवल अप का पता चलना असामान्य नहीं था, लेकिन स्टोर की वर्दी पहने व्यक्ति ने उसका ध्यान खींचा। सुपिंग ने पूछा, क्या बात है? क्लैन लीडर ने संक्षेप में स्थिति बताई। बीस्ट टाइड के बाद हमने अपने अधिकांश श्रेष्ठ वॉर पेट मास्टर्स खो दिए हैं। जो बचे हैं वे मुआवजा मिलने के बाद भी शायद अधिक समय तक टिक न सकें। सुपिंग ने ठुड्डी सहलाई और सोचा, फिर पूछा, आपका क्या विचार है? जो चैन तुरंत बोला, हमें अगली बीस्ट टाइड का सामना करने के लिए अपनी शक्ति फिर से बढ़ानी होगी। अब तक शांत रही टोंग रायन अचानक बोली, जो बेस सिटीज गिर चुके हैं वहां विद्रोही गुट के अवशेषों के अलावा कुछ बड़े और पुराने परिवार भी अब तक डटे हुए हैं। अगर हम उन्हें बचा लें तो वे हमारी शक्ति बन सकते हैं। सुपिंग जानता था कि वह सही कह रही है, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि टोंग रायन का रवैया पहले से अलग था। सामान्यतः टोंग परिवार की यह युवती सिर्फ वही करती थी जो उसे सौंपा जाता था। वह ऐसा करने वाली थी, लेकिन उसके चेहरे पर कंटेम्प्ट, तिरस्कार का भाव था। लेकिन आज वह असामान्य रूप से हम्बल थी और सुपिंग के अफेयर्स में भी भाग ले रही थी। सुपिंग ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए सोचा कि अब भी मौजूद बड़े फैमिलीज को आकर्षित करने का विचार सच में अच्छा था, लेकिन वह इस मामले को लेकर इतनी कंसर्न्ड क्यों थी? अचानक उसने देखा कि टोंग रायन का चेहरा डार्क हो गया। उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, हमारे टोंग फैमिली का हेडक्वार्टर्स घेर लिया गया है। ओह, सुपिंग थोड़ा कंसर्न्ड हुआ। किसकी हिम्मत हुई कि तुम्हारे टोंग फैमिली को घेर ले? टोंग रायन ने सच्चाई बताई। वे लोग और हमारा टोंग फैमिली दोनों ही एशिया 6 एरिया में दर्जनों बेस सिटीज तक फैली हुई बड़ी फोर्सेस हैं। यह सब उस डैम सीचू फैमिली और वोंग फैमिली का काम है। सीचू फैमिली और वोंग फैमिली ऐसे हैं जैसे शतरंज के रुक्स जो हमेशा टोंग फैमिली को दबाव में रखते हैं। टोंग रायन के अनुसार बायन के इस केओस में उन्होंने बाहरी दुश्मन का विरोध करने के लिए एकजुट होने के बजाय एक दूसरे के साथ कोल्यूड कर लिया। उन्होंने बायन के फैक्शन में शामिल होकर इस मौके का फायदा उठाकर टोंग फैमिली को निगलने की योजना बनाई। ये कहते कहते अचानक उसकी पतली टांग घुटने के बल जमीन पर टिक गई। उसका घुटना चुपचाप घास को छू गया। उसने चिंतित आंखों से सुपिंग की ओर देखा और ईमानदारी से कहा, मैंने अपने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। कृपया मुझे स्टोर छोड़कर वापस जाकर मदद करने की अनुमति दें। अब सुपिंग के सामने पहले वाली एरोगेंट और कंटेम्प्चुअस टोंग रायन नहीं थी। उसके सामने केवल एक युवती थी जो अपने परिवार के खतरे को लेकर चिंतित थी। टोंग रायन एक सर्वेंट की तरह एक घुटने पर झुककर अपने मास्टर से परमिशन मांग रही थी। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा अर्जेंट थी। कृपया मुझे स्टोर छोड़ने और वापस जाकर उन्हें बचाने की अनुमति दें। सुपिंग ने भौहें सिकोड़ ली और उसे ध्यान से देखने लगा। उस पल उसे याद आया जब उसने पहली बार लॉन्ग टावर के रास्ते में टोंग रायन को देखा था। तब वह इनहेरिटेंस पाने की मजबूत कैंडिडेट्स में से एक थी। उस समय टोंग फैमिली की इस यंग लेडी की बहुत लोग प्रशंसा करते थे, लेकिन केवल दूर से देखने की हिम्मत करते थे। वह लोगों की लालची और डर मिली जुली नजरों की आदी थी। उसने कभी पीछे मुड़कर यह देखने की कोशिश भी नहीं की कि वे लोग कौन थे। आमतौर पर बेहद एरोगेंट रहने वाली टोंग रायन कुछ समय बाद भी वही व्हाइट हेयर्ड लड़की थी, लेकिन अब वह अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट तक छोड़ने को तैयार थी। उसने अपना चेहरा नहीं उठाया, लेकिन सुपिंग जानता था कि उसके नीचे रेजिग्नेशन का भाव था, चाहे वह चाहे या न चाहे। इस समय टोंग रायन को सुपिंग को अपना बॉस मानना ही था। उसे सुपिंग से परमिशन मांगनी पड़ रही थी। उसकी अनुमति के बिना टोंग रायन हमेशा के लिए स्टोर से बंधी रहती। यह स्थिति सच में अजीब थी। कुछ सेकंड तक सुपिंग चुप रहा, फिर शांत चेहरे से बोला, तुम कहती हो कि सीचू फैमिली और वोंग फैमिली मिलकर टोंग फैमिली पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। अगर मैं तुम्हें स्टोर छोड़ने की अनुमति भी दे दूं, तो एक वॉर पेट मास्टर जो अभी टाइटल लेवल तक भी नहीं पहुंचा, वह क्या कर पाएगा? क्या तुम उन दो बड़े फैमिलीज का सामना कर सकती हो जिनका सामना टम फैमिली भी नहीं कर पाती? टोंग रायन ने सिर झुका लिया। उसे पता था सुपिंग सही कह रहा है। वह सच्चाई स्वीकार करने से खुद को रोक नहीं पाई। सच है, मैं अपने फैमिली को कोलैप्स होने से नहीं रोक सकती। उसकी आंखें डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प से भरी थीं और उसके हाथ कसकर क्लेंच्ड, भींचे हुए थे। फिर भी कम से कम उसे उस व्यक्ति को बचाकर बाहर निकालना था। इसलिए टोंग रायन सुपिंग से मिलने आई थी और उसने एक कीमत चुकाने का फैसला कर लिया था। वह कीमत थी अपनी जान, सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने के लिए। उसी समय सुपिंग समझ गया कि जब उसे पता था कि उसके पास इतनी शक्ति नहीं है,
फिर भी वह यहाँ क्यों आई? असल में वह किसी को बचाने के लिए आई थी। सुपिंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना क्लोक चोगा कसकर पकड़ लिया। फिर धीरे से बोला, खैर, मैं एक और तरीका सोच रहा हूँ। क्या तुम मुझे उस व्यक्ति का नाम और उसका लोकेशन बता सकती हो? उसने टोंग रायन को इंडिफरेंट नजर से देखा। तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डालना चाहती हो? सुपिंग को लगा कि यह योजना अच्छी है। इससे वह उस लड़की की मदद भी कर सकेगा और उसकी जान भी बचा सकेगा। उसे लगा टोंग रायन मान जाएगी, लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि टोंग रायन काफी देर तक साइलेंट, चुप रही। कुछ समय बाद वह असंतोष से मटर बड़बड़ाते हुए बोली, तो फिर इसमें और नारियल के खोल से बचकर तरबूज से टकराने में क्या फर्क है? उसके चेहरे को देखकर साफ था कि वह इस मौके का फायदा उठाकर पेट स्टोर से हमेशा के लिए गायब हो जाने का सोच रही थी, ताकि सुपिंग से हमेशा के लिए मुक्त हो सके। टोंग रायन ने होंठ फुलाए, जिससे सुपिंग हंस पड़ा। अब उसे समझ आया, वह इसी बात से डर रही थी। आखिर इसमें छिपाने जैसा क्या था? टोंग रायन का सुपिंग का विरोध करना कोई नई बात नहीं थी। वह हमेशा आजाद होना चाहती थी, लेकिन अब जब वह सीधे सीधे यह नहीं कहना चाहती थी, तो सुपिंग ने हंसते हुए कहा, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो रहने दो। सुपिंग ने अपने बाएं हाथ की कलाई पर लगी वॉच घड़ी को हल्के से दबाया। अचानक उसके पीछे जंग लिंगोंग की इमेज छवि दिखाई देने लगी। वह लड़की काफी बिजी, व्यस्त लग रही थी। उसकी लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में हर जगह बोतलें और कागज पड़े थे। सुपिंग को देखकर वह स्टार्टल्ड, चौंक गई और मुड़कर बोली, टीचर, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? औपचारिक बातों को छोड़कर सुपिंग ने सीधे पूछा, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट की रिसर्च कितनी आगे बढ़ी है? जंग लिंगोंग ने लाल और नीले बार ग्राफ्स वाले कागजों का एक ढेर निकाला और बोली, आपके दिए हुए मटेरियल्स की वजह से रिसर्च बहुत स्मूथली चल रही है। अनुमान है कि लगभग 5 मंथ्स में हम पहला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यह अच्छी खबर थी, लेकिन इतना समय सुपिंग के लिए अच्छा नहीं था। उसने सोचा, 5 महीने? मुझे डर है कि बायर्न हमें इतना समय नहीं देगा। दूसरी तरफ से जांग लिंगोंग ने चिंतित होकर कहा कि हेवनली ड्रैगन एकेडमी की वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर के हिसाब से यही सबसे तेज गति है। मुख्य बात समझते हुए सुपिंग ने पूछा, मतलब अगर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा प्रतिभाशाली लोग हों तो रिसर्च और तेज हो सकती है। उधर होली लाइट बेस सिटी में नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन के मीटिंग रूम में गहरी खामोशी थी। सब लोग बायर्न के हाल के हमलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक सबऑर्डिनेट आया और बाई को बताया, लेजेंडरी सुपिंग का कॉल आया है। बूढ़े आदमी ने अपनी दाढ़ी सहलाई और तुरंत कॉल उठाने को कहा। छोटे हरे प्रकाश में सुपिंग की प्रोजेक्शन इमेज दिखाई दी। उसे देखकर नर्चरिंग मास्टर्स उत्साहित हो गए और आपस में फुसफुसाने लगे। यही वह व्यक्ति है जिसने लोनजोन का नेतृत्व करके बायर्न को पीछे हटाया था। सुना है वह अभी 20 साल का भी नहीं है। यह सुनकर कुछ लोग और भी हैरान हो गए। इतनी कम उम्र में हेवनली फेट रेल्म के बराबर शक्ति, यह सच में उनकी किस्मत थी। लेकिन अचानक सुपिंग की एक बात सुनकर बालुआ चौंक गया और जोर से बोला, क्या तुम दुनिया भर के सारे रिसर्च इक्विपमेंट और स्टाफ को रिक्विजिशन करना चाहते हो? इतना चौंकाने वाला प्रस्ताव उसने पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन सुपिंग शांत मुस्कुराया, मानो यह कोई बड़ी बात ही न हो। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, इतना बढ़ा चढ़ाकर मत सोचो। मुझे सिर्फ सबसे सक्षम लोग चाहिए। अगर वे एमेचर्स हुए तो उनके आने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे उनसे एक प्रोजेक्ट 1 महीने में पूरा करवाना है। 1 महीना? सुपिंग की यह बात सुनकर मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोग चुप रह गए। कप में रखा पानी बहने लगा, लेकिन किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। वहां मौजूद लोग हैरान थे कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसे सिर्फ 1 मंथ में पूरा करना पड़ेगा। कुछ ही देर में वे सब गुस्से में उससे सवाल करने लगे। बाई को कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, वे खुद ही बोल पड़े। लेजेंडरी सुपिंग, आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको पता है कि दुनिया भर की लीडिंग रिसर्च को 1 मंथ के लिए रोकने का क्या मतलब होता है? हर कोई एक एक बात बोल रहा था। इतना शोर हो गया कि सुपिंग को अपना एक हाथ उठाकर अपना ईयर ढकना पड़ा। वे सभी उस पर ऐसे हमला कर रहे थे जैसे यह बात पूरी तरह इम्पॉसिबल हो। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे, भले ही आप वह हीरो हों जिसने बायर्न को पीछे हटाया, लेकिन आप इतने अनरीजनेबल नहीं हो सकते। दूसरी तरफ जांग लिंगतोंग घबरा गई, क्योंकि उसके टीचर ने 2-वे स्क्रीन खोला हुआ था। इसलिए वह साफ साफ देख पा रही थी कि लोग सुपिंग की आलोचना कर रहे हैं। सुपिंग ने उनसे औपचारिक ग्रीटिंग करने की भी जरूरत नहीं समझी। उसने सीधे फोन काट दिया। जांग लिंगोंग की थोड़ी एम्बैरेस्ड आवाज आई, टीचर क्या हुआ? लगता है बहुत लोग आपको स्कोल्ड कर रहे हैं। हालांकि उसे पहले से पता था, फिर भी उसने पूछा। सुपिंग मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे लिए लोग ढूंढ लिए हैं। गुड लक। मैं उन्हें बाद में कह दूंगा कि तुमसे कांटेक्ट करें। जंग लिंगोंग के पास हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फिर दोनों ने फोन बंद कर दिया।
जैसे ही स्क्रीन गायब हुई, सूपिंग के सामने एक छोटा डिजिटल विंडो जैसा दिखाई दिया। वह उस दिशा में चल पड़ा मानो उसे टोंग रायन की मौजूदगी ही याद न हो। अब भी घुटने टेक कर बैठी टोंग रायन ने उसे आवाज दी, हे, तुमने अभी तक हमारे मामले में अग्री नहीं किया। सूपिंग ने उसकी तरफ देखा और सीधा बोला, तुम्हारे जैसे छोटे बॉडी के साथ लोगों को बचाने जाने की बात भी मत करो। वहां जाकर मरना नहीं पड़ा तो वही बड़ी बात होगी। टोंग रायन को लगा कि वह मना कर रहा है, लेकिन तभी सूपिंग की हल्की आवाज आई, टोंग रायन इधर आओ, तुम निकलने से पहले मैं तुम्हें लेवल अप करवा देता हूँ। उसे पता था कि सूपिंग में क्षमता है, लेकिन वह इतना काइंड होगा ये उसने नहीं सोचा था। वह बस हैरानी से उसे देखती रह गई। सूपिंग ने हल्के से अपनी फिस्ट कस ली और खुद से बड़बड़ाया, हमारे एम्प्लॉई बाहर जाएं और बेइज्जती हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उसके दिमाग में क्या प्लान चल रहा था कोई नहीं जानता था। कुछ देर बाद दोनों एक विशाल और सुनसान स्पेस में पहुंच गए। चारों तरफ तेज पत्थर के स्टोन पिलर्स खड़े थे जो आसमान को चीरते हुए लग रहे थे। सूपिंग के सामने सिस्टम का परिचित नोटिफिकेशन उभर आया, यह एडवेंचर 8 डेज तक चलेगा। ट्रेनिंग एरिया में 1 डे, बाहर की दुनिया का 1 आवर। गुड लक ऑन योर एडवेंचर। टोंग रायन पहली बार यहाँ आई थी। उसने बैटल क्लोथ्स पहन लिए थे और अब वह पेट स्टोर का एप्रन नहीं पहने थी। सूपिंग के पीछे चलते हुए उसने पूछा, यह जगह कहाँ है? सूपिंग ने छोटा सा जवाब दिया, यह मेरे सीक्रेट ट्रेजर द्वारा बनाया गया एक इल्यूजन है। और पूछने वाली थी, लेकिन सूपिंग ने कहा, इस पर ज्यादा अटेंशन मत दो, पहले अपनी सेफ्टी की चिंता करो। टोंग रायन समझ नहीं पाई कि उसका क्या मतलब है। तभी अचानक उसके पीछे एक भयानक रोर सुनाई दिया। वह मुड़कर देखने ही वाली थी कि उसने एक विशाल काला मॉन्स्टर देखा जो अपने तेज क्लॉज के साथ उसकी तरफ कूद रहा था। टोंग रायन वहीं स्टैच्यू की तरह खड़ी रह गई। वह सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पाई। अगले ही पल उस मॉन्स्टर ने अपने क्लॉज से उसे बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया। उसे चीखने का मौका भी नहीं मिला। पास की एक चट्टान पर बैठे सूपिंग ने यह सब देखा। टोंग रायन अभी अभी अंदर आई थी और तुरंत मर गई। सूपिंग बुदबुदाया, वाह, मरने का यह तरीका सच में ट्रेजिक है। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह अपने ही खून से सने फेस को देख रही थी। तभी सिस्टम ने वही जाना पहचाना, लेकिन अजीब सवाल पूछा, टेस्ट सब्जेक्ट टोंग रायन मर चुकी है, क्या आप उसे रीजेनरेट करना चाहते हैं? हमेशा की तरह सूपिंग ने यस चुना। उसे वापस रिवाइव करना ही था, क्योंकि उसे यहाँ लाने का उसका गोल अभी पूरा नहीं हुआ था। सारा खून वापस उस कटे हुए एब्डोमेन में इकट्ठा हो गया। टोंग रायन ने आंखें खोल दी। सबसे पहले उसने उस जगह को छुआ जहाँ अभी अभी उसे काटा गया था। दर्द की याद अब भी साफ थी। वह बुदबुदाई, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? क्या अभी मैं सच में मर गई थी? उसके दिमाग में अनगिनत क्वेश्चंस घूम रहे थे, लेकिन सूपिंग ने उनमें से सिर्फ एक का जवाब दिया, हाँ, समझो या मत समझो, वह तुम्हारा मामला है। मैंने पहले ही कहा था कि यह एक इल्यूजन है। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम सच में लोगों को बचाने जाना चाहती हो तो डिस्ट्रैक्टेड मत हो। अपनी आंखों के सामने हो रही बैटल पर ध्यान दो। वह मॉन्स्टर टोंग रायन का इंतजार करने वाला नहीं था। जैसे ही उसने देखा कि वह दोबारा रीजनरेट हो गई है, वह तुरंत 2 तेज क्लॉज लेकर उसकी तरफ झपटा और जोर से वार किया। लेकिन टोंग रायन उससे भी तेज थी। जमीन पर उसकी लाइन ऑफ अटैक देखते ही वह तुरंत पीछे उछल गई। उसने अपने हाथ जमीन पर टिकाकर शरीर को संभाला, फिर उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए दूर छलांग लगा दी और सतर्क होकर झुककर बैठ गई। वह ठंडे स्वर में स्नॉट करते हुए बोली, मुझे पता है। अगले ही पल उसके पूरे शरीर से सुंदर पर्पल एस्ट्रल एनर्जी फूट पड़ी। यह तो सिर्फ एक रैंक 9 फियर्स बीस्ट है। इसे टोंग रायन संभाल सकती है। बस शुरुआत में थोड़ा अनफेमिलियर लग रहा है। तभी एक वुडन स्टिक की आवाज गूंजी। आवाज बहुत तेज नहीं थी, साथ ही एक बच्चे की आवाज भी थी जो रोल प्लेइंग गेम खेल रहा था। 10 कदम में एक दुश्मन को मारना। सफेद बाल और चमकती नीली आंखों वाली एक छोटी लड़की लकड़ी की सोर्ड से एक खिलौना डायनासोर को मारने का नाटक कर रही थी, जैसे वह उसका दुश्मन हो। टोंग रायन बचपन से ही हॉट टेम्पर्ड थी। उसके पास पहनने के लिए कोई क्लोक नहीं था। वह बिल्कुल एक फीमेल जनरल जैसी दिख रही थी। वह चिल्ला रही थी, 1000 मील की यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। वह हाथ पैर घुमाते हुए ऐसे लड़ रही थी जैसे सच में युद्ध करने जा रही हो। यह उस छोटी लड़की से बिल्कुल अलग था जो लंबी पिंक ड्रेस पहनकर चुपचाप अपनी डॉल के बाल संवार रही थी। लगता था कि वह लड़की टोंग रायन के शोर की आदी हो चुकी थी। सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे और वह डायनासोर भी दुश्मन बनने से थक गया था। वह सक्रिय छोटी लड़की अपने हाथ में तलवार घुमाते हुए मुड़ी। उसके लचीले टखने घूमे और वह घूमते घूमते टोंग रायन को कमरे के बीच में ले आई। वह गाते हुए बोली, काम पूरा हुआ, अब मैं जा रही हूँ। लेकिन तभी उसकी आवाज अचानक कांप गई। गाना उसके गले में ही अटक गया। असल में वह बहुत तेज घूम गई थी और अपना बैलेंस खो बैठी। छोटी लड़की कांपी और फिर पूरा शरीर लेकर सीधे फर्श पर गिर पड़ी। उसके हाथ की लकड़ी की सोट दूर जा गिरी। उसके घुटने फर्श से टकराए और छिल गए। यह देखकर टोंग रायन रोने ही वाली थी। गुलाबी ड्रेस पहने छोटी लड़की ने तुरंत अपनी डॉल नीचे रख दी। टोंग रायन के पास भागी। वह उसकी चोट को देखकर चिंता करने लगी। घाव बड़ा नहीं था, बस हल्का सा छिल गया था और
थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा था, लेकिन वह छोटी थी इसलिए उसे बहुत दर्द महसूस हो रहा था। थोड़ा सा छूने पर भी दर्द हो जाता था। टोंग फैमिली की युवा लड़की के पैरों पर स्कार्स नहीं रहने चाहिए थे। छोटी लड़की तुरंत दौड़कर फर्स्ट एड किट ले आई। उसने डिब्बे से एक बैंडेड निकाला और धीरे से टोंग रायन के घुटने पर चिपका दिया। फिर वह उसे धीरे से समझाने लगी, दर्द जल्दी उड़कर चला जाए। उसके इतने जेंटल हैंड्स ने टोंग रायन को तुरंत शांत कर दिया। टोंग रायन ने अपनी आंखें रगड़ी। वह अभी रोई भी नहीं थी, लेकिन उसे काफी कंफर्ट मिल चुका था। छोटी लड़की ने धीरे से कहा, मैं टोंग फैमिली के सभी लोगों का ध्यान रखूंगी, खासकर तुम्हारा। वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, ठीक है। इतनी छोटी उम्र में भी उसके प्यार और स्नेह को महसूस किया जा सकता था। तभी टोंग रायन ने उस छोटी लड़की से वादा किया था, मैं तुम्हारी अच्छी तरह रक्षा करूंगी। वह वादा उसने उस लड़की से किया था और खुद से भी, क्योंकि वह वादा अब भी उसके मन में गूंज रहा था। अब भले ही टोंग रायन मॉन्स्टर्स की लाशों के बीच खड़ी तेज तेज सांस ले रही थी, लेकिन उसका स्पिरिट अब भी दृढ़ और अडिग था। उसका पूरा शरीर, उसके कपड़े और सफेद बालों पर हर जगह खरोंच और खून के छींटे लगे हुए थे। उसके हाथ में पकड़ा हुआ टेढ़ा मेढ़ा वेपन ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी पास में पड़े किसी मरे हुए मॉन्स्टर की हड्डी से निकाल कर बनाया गया हो। उसकी आंखों के सामने 2 जायंट ग्रे वुल्व्स थे जो खूनी इरादों के साथ टोंग रायन की तरफ छलांग लगा रहे थे। अगर उनके शार्प क्लॉज उसे छू भी लेते तो वे उसे आसानी से चीर कर रख देते। दोनों वुल्व्स एक साथ टोंग रायन पर टूट पड़े, लेकिन उसकी मौजूदा स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी कि वह दोनों का एक साथ सामना कर सके। तुरंत उसने मौका देखकर जोर लगाकर छलांग लगाई और पहले वुल्फ के हमले से बच गई। अब टोंग रायन का टारगेट वह दूसरा वुल्फ था जो उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था, जिसके मुंह से लार टपक रही थी। भले ही वह कई बार रेजरेक्ट हो सकती थी, लेकिन वह उन तेज दांतों से खुद को कटवाना नहीं चाहती थी। टोंग रायन बाल बाल मौत से बची। जैसे ही दूसरे वुल्फ के क्लॉज उसकी ओर झपटे, उसने फुर्ती से अपने शरीर को हवा में पलट दिया। उसकी आंखें अभी भी मॉन्स्टर पर टिकी हुई थीं। हवा में उसका खूबसूरत और ताकतवर शरीर घूम गया और पहला वुल्फ उसे एक ही बाइट में निगलना चाहता था। रायन ने मौका देखकर दूसरे वुल्फ की पीठ पर छलांग लगा दी। वह तुरंत एक जंगली घोड़े की तरह उछलने लगा, उसे गिराने की कोशिश करते हुए। रायन को गिरने से बचने के लिए अपनी लेफ्ट हैंड से जोर से दबाना पड़ा। उसकी राइट एल्बो में पकड़ी हुई तेज हड्डी कसकर जकड़ी हुई थी। वह उसे उठाकर इस मॉन्स्टर को घोंपना चाहती थी, लेकिन उसकी ताकत उम्मीद से कहीं ज्यादा भयानक थी। बस एक जोरदार झटके में ही रायन का शरीर लगभग उसकी ग्रे फर से उड़कर गिरने वाला था। किस्मत से उसकी राइट हैंड मजबूत थी, इसलिए वह किसी तरह लटक कर टिक गई। लेकिन रायन के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। वह चीखी, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया और मॉन्स्टर की दौड़ की मोमेंटम का सहारा लेकर आगे झुक गई ताकि गिरने से बच सके। स्टैंड स्टिल फॉर मी, रायन ने दांत भींचते हुए कहा। अपने मसल्स की ताकत से उसने खुद को वुल्फ की ऊपरी गर्दन तक खींच लिया और अपने वेपन को उसके कमजोर हिस्से में घोंप दिया। तुरंत खून फूटकर बाहर निकल पड़ा। दर्द से वुल्फ का शरीर तन गया और वह पहले से भी ज्यादा तेज दौड़ने लगा, लेकिन टोंग रायन ने छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने उसके फर से राइट हैंड हटाकर दोनों हाथों से वेपन को पकड़ा और उसे और गहराई तक बीस्ट के मांस में धकेल दिया, जब तक कि वह खून खांसने न लगा। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक कहीं से बेहद तेज रेड आइस नीडल्स रायन की तरफ उड़ते हुए आए। उसने तुरंत अपना शरीर नीचे झुका लिया और वे सुइयां उसके सिर के ऊपर से गुजर गईं, उसके सफेद बालों की लटों को काटती हुई। उसके हाथ अभी भी वुल्फ की गर्दन पकड़े हुए थे, इसलिए वह सिर्फ पीछे मुड़कर देख सकती थी। तभी उसने देखा कि पहला वुल्फ भयानक आवाज में हुआ हुआ कर रहा था और उसके सामने गिनती से बाहर आइस नीडल्स बन रहे थे। उसकी एनर्जी के साथ वे सभी टोंग रायन की ओर एक साथ छोड़े जाने वाले थे। शुरुआत में केवल 3 आइस नीडल्स आए थे, लेकिन उस वुल्फ के पास अभी भी बहुत सारे आइस नीडल्स थे, इतने कि वे रायन के शरीर को छेदों से भर सकते थे। उसकी आंखों में लाल रोशनी चमकी और उसने सारे आइस नीडल्स टोंग रायन की ओर दाग दिए। इस समय रायन उस उछलते हुए वुल्फ की पीठ पर कसकर चिपकी हुई थी जो उसे गिराने की कोशिश कर रहा था। उसका शरीर एक तरफ जोर से झुक गया, लगभग गिरते गिरते बचा, लेकिन वह फिर भी दोबारा संभल गई। अगर उसे इस वुल्फ की पीठ पर रहकर दूसरे के हमले से बचना था तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, हमले को सहना। रायन ने भौहें सिकोड़ लीं और अपनी मशहूर इमूवेबल लैपिस लाजुली बॉडी को सक्रिय किया। तुरंत उसके चारों ओर एक बहुरंगी शील्ड बन गई जो एक सुंदर सोप बबल की तरह चमक रही थी और उसके पूरे शरीर को प्रोटेक्ट कर रही थी। और उसी क्षण वे सभी आइस नीडल्स उसकी ओर आकर टकराए थे। जैसे ही आइस नीडल्स उससे टकराए वे तुरंत टूट गए, लेकिन
अगले ही पल बाकी नीडल्स उस वल्फ के शरीर में जा धंसे, मगर उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसका फर सामान्य से ज्यादा मोटा लग रहा था, लेकिन हमले रुक नहीं रहे थे। आइस नीडल्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और लापिस लाजुली शील्ड पर टकराने की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी, जैसे कभी खत्म न होने वाली बारिश। जल्द ही वे इमूवेबल लैपिस लाजुली बॉडी को भी भेदने लगे। जैसे ही टोंग रायन की शील्ड टूट गई, उसका असर तुरंत खत्म हो गया। दर्द से वह जोर से चिल्ला उठी, क्योंकि सिल्वर नीडल्स उसकी स्किन को छूते हुए निकल रही थीं या उसके शरीर के घावों पर लग रही थीं। उसके शरीर पर पहले से ही बहुत घाव थे और अब वे और भी बढ़ते जा रहे थे। फिर भी लड़की ने मजबूती से भेड़िया की गर्दन की हड्डी को पकड़ रखा था और छोड़ने से मना कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे टोंग रायन की पूरी लाइफ फोर्स इसी एक पल में इकट्ठा हो गई हो। अपने शरीर को नीचे दबाते हुए, शील्ड की आखिरी लेयर से बचते हुए, उसने पूरी ताकत से उस हड्डी को मॉन्स्टर की गर्दन पर घसीटा और एक लंबी कट लगा दी। हर हरकत के साथ खून तेजी से बाहर निकलने लगा, जबकि नीचे की शील्ड लेयर भी लगभग पूरी तरह टूटने वाली थी। कितनी ही सिल्वर नीडल्स उसके शरीर में लग रही थीं, लेकिन रायन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वह दृढ़ता से चिल्लाई और अपनी सारी ताकत अपने हाथ में लगा दी। आखिरकार इमूवेबल लैपिस लेजली बॉडी पूरी तरह टूट गया। ठीक उसी पल जब हड्डी का टुकड़ा भेड़िया के वीक स्पॉट में गहराई तक घुस गया, उस भेड़िया ने अपनी जीभ बाहर निकाली, एक लंबी आखिरी हाउल की, दौड़ना बंद कर दिया और एक तरफ गिरकर मर गया। धूल हवा में उड़ने लगी, जिससे आसमान तक धुंधला हो गया, लेकिन उस धूल के बीच भी टोंग रायन की छोटी सी आकृति दिखाई दे रही थी, जो उस मॉन्स्टर की गर्दन पर सवार थी। अपने साथी को मरते देखकर दूसरा भेड़िया तुरंत सतर्क हो गया। रायन भी जानती थी कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उसने तुरंत अपनी बनाई हुई ब्लेड को भेड़िया के शरीर से खींचकर बाहर निकाला। खून लंबी धारा बनकर नीचे टपकने लगा। उसके कदम थोड़े डगमगा रहे थे, लेकिन अब रायन की आंखों में सिर्फ किलिंग इंटेंट भरा हुआ था। लड़की का पूरा शरीर खून से भीग चुका था, उसके बाल बिखरे हुए थे और वह खून के तालाब में खड़ी थी, जो उस मॉन्स्टर के शरीर से लगातार बह रहा था। अब उसमें किसी नोबल यंग लेडी की मासूमियत का कोई निशान नहीं बचा था, लेकिन उसकी आंखें बदल चुकी थीं। वे अब मजबूत और पूरी तरह खुली हुई थीं। उसके सिर से बहते हुए गाढ़े खून को भी वह नजरअंदाज कर रही थी। उसकी डिटर्मिनेशन, करेज और रेकलेसनेस को देखकर दूसरा भेड़िया भी सावधानी से आगे बढ़ने लगा। उसने कुछ बार धीरे से ग्राउल करके उसे डराने की कोशिश की, लेकिन जब उसका कोई असर नहीं हुआ तो उसने 36th स्ट्रैटेजम अपनाने का फैसला किया। जैसे उसने आर्ट ऑफ वॉर पढ़ रखा हो, वह तुरंत मुड़ा और भागने की कोशिश करने लगा। वह एक भेड़िया था, इसलिए हालात को समझने में बहुत तेज था। दो बेवकूफ मिलकर भी इस छोटी लड़की को नहीं हरा पाए थे। अगर वह अकेला रुकता तो उसकी मौत तय थी, लेकिन टोंग रायन, जो अब मरने मारने की लड़ाई के लिए तैयार थी, क्या उसे भागने दे सकती थी? बिल्कुल नहीं। उसने अपने हाथ को जोर से झटका और हड्डी का टुकड़ा सीधा आगे फेंक दिया। रायन जोर से चिल्लाई, भागने के बारे में सोचो भी मत। तेज नुकीली हड्डी का सिरा एक स्पीयर की तरह उड़ता हुआ गया। उसमें उसकी एनर्जी से बढ़ी हुई ताकत भी थी। वह सीधा जाकर भेड़िया के पिछले पैर की मांसपेशी में धंस गया। वह पूरी तरह आर पार हो गया और जांघ के सामने तक निकल आया, जिससे उस मॉन्स्टर के लिए भागना असंभव हो गया। सिर्फ एक ही घाव से वह भेड़िया जमीन पर लुढ़क गया। उसका बड़ा सिर जोर से जमीन पर टकराया और उसका पूरा शरीर गिर पड़ा। एक शक्तिशाली भेड़िया। मॉन्स्टर मर चुका था, अब वह खड़ा होकर भाग भी नहीं सकता था। टोंग रायन ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया और ऊंची छलांग लगाई। हालांकि वह बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं कूदी, क्योंकि बचने के लिए ज्यादा रास्ते नहीं थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मॉन्स्टर मरने का नाटक करेगा। जैसे ही उसने इंसान को हवा में कूदते देखा, वह तुरंत 2 कदम पीछे हटा और अपनी एनर्जी से भरे लाल आइस नीडल्स छोड़ दिए, जैसे पहले किया था। उसने देखा था कि उसके पिछले हमले से टोंग रायन घायल हो गई थी। इस तरह वह बिना पास आए ही अपने ओपोनेंट को खत्म कर सकता था। काफी आसान तरीका था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। रायन ने तुरंत वह बोन वेपन निकाल लिया जिससे उसने पहले मॉन्स्टर को मारा था। उसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ा, अपनी पूरी स्ट्रेंथ इकट्ठा की और आगे बढ़ी। क्योंकि उस मॉन्स्टर की पिछली टांग में घाव था, इसलिए वह पहले वाले की तरह तेज भाग नहीं सकता था। यही मौका इंतजार कर रही थी टोंग रायन। वह तेजी से आगे कूदी और उस बोन टिप को सीधे मॉन्स्टर के थ्रोट में घोंप दिया। एक ही वार में खत्म। वहीं पर मॉन्स्टर मर गया। उसे आखिरी सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। इस तरह टोंग रायन ने अपनी जान बचा ली। वह जोर जोर से सांस लेने लगी। इतनी थक गई थी कि उसकी आईलिड्स खुद ब खुद बंद होने लगी। पसीना लगातार बह रहा था। उसने उस मॉन्स्टर को देखा जो उसके थ्रोट में फंसे हथियार के साथ तुरंत मर गया था। थोड़ा सा अकॉम्प्लिशमेंट महसूस हुआ, लेकिन जश्न मनाने की ताकत भी नहीं बची थी। रायन ने अपना शरीर मॉन्स्टर की पीठ से टिकाकर भारी सांस ली। शायद अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी अपनी जान बचाने के लिए इतनी भयानक बैटल नहीं लड़ी थी।
यह आखिरी था। अब आखिरकार मैं आराम कर सकती हूँ। दूर एक ऊंची चट्टान पर सूपिंग खड़ा था और नीचे टोंग रायन की उपलब्धि देख रहा था। पूरा दिन सिर्फ कुछ मॉन्स्टर्स नहीं थे, उसने कई तरह के मॉन्स्टर्स के पूरे पैक को सिर्फ तेज बोन फ्रैगमेंट्स से मार गिराया था। हर बार रायन ने परिस्थिति के अनुसार अपनी स्किल्स और रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल किया। यह देखकर सूपिंग भी प्रभावित हुआ। उसे लगा था कि पेट स्टोर में इतनी मेहनत के बाद टोंग रायन की स्किल्स कमजोर हो गई होंगी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह अब पहले से भी बेहतर हो गई थी जब वे पहली बार मिले थे। अपनी डिवाइन आइज से देखने पर भी सूपिंग को उसमें कोई फ्लॉ नहीं मिला। लगता था उसने कभी लेजी होना सीखा ही नहीं। उसकी स्किल्स और रिफ्लेक्सेस साफ दिखा रहे थे कि वे लंबे समय की लगातार प्रैक्टिस से बने हैं। पेट स्टोर में काम करने के अलावा शायद टोंग रायन चुपचाप खुद भी ट्रेनिंग करती रही थी। थकी हुई रायन को मॉन्स्टर की लाश के पास आंखें बंद करके आराम करते देखकर सूपिंग मन ही मन सोचने लगा, इस खतरनाक ट्रेनिंग के जरिए रायन की पूरी पोटेंशियल बाहर आ जाएगी। इससे उसकी स्ट्रेंथ आसानी से रैंक 8 से ऊपर पहुंच जाएगी। अगर वह अपने लेवल से ऊपर जाकर किसी रैंक 9 पावर हाउस को भी मारना चाहे तो यह मुश्किल नहीं होगा, खासकर इसलिए क्योंकि यहाँ सूपिंग मौजूद था। किसी भी मुश्किल को वह संभाल सकता था। उसके हाथ में एक चीज थी जो हल्की 7 कलर्ड लाइट छोड़ रही थी और धीरे धीरे इकट्ठा हो रही थी। वह मुस्कुराया, बस थोड़ा सा और रायन का लेवल अप हो जाएगा। यह स्टार कंसीलिंग स्पिरिट फ्रूट अगर उसे दे दिया जाए तो वह चमत्कारिक गति से मजबूत हो जाएगी। इतनी कीमती चीज होने के बावजूद सूपिंग ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं की। उसने सीधे उसे अपने हाथ में क्रश कर दिया। यह ऐसा स्पिरिट फ्रूट था जो किसी रैंक 8 पावर हाउस को तुरंत रैंक 9 रेल्म में पहुंचा सकता था। फल उसके हाथ में बलून की तरह पॉप होकर फट गया। अगले ही पल वह गायब हो गया और तेजी से टोंग रायन की ओर बहने लगा। हालांकि इसे फ्रूट कहा जाता था, लेकिन इसे सामान्य तरीके से खाया नहीं जा सकता था। यह गहरे पीले रंग की गैस स्ट्रीम्स में बदल गया और चुपचाप टोंग रायन के शरीर में प्रवेश करने लगा। उसका मुंह थोड़ा सा ओपन था और वह अनकॉन्शियस हालत में धीरे से वाय पुकार रही थी। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि स्टोर ओनर सूपिंग ने अभी अभी उसे क्या खिला दिया था। एक ही पल में टोंग रायन के शरीर के सारे वुंड्स गायब हो गए। स्टार कंसीलिंग स्पिरिट फ्रूट की शक्ति ने उसे धीरे धीरे हवा में उठा दिया। नीचे से हल्की लाइटनिंग स्पार्क्स निकलने लगीं, जैसे नई शक्ति का स्वागत कर रही हो। वह शक्ति जिसने उसे एक बिल्कुल अलग रियल्म में पहुंचा दिया था। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन सामने आया और उसने सूपिंग को बताया, एक्सप्लोरेशन टाइम समाप्त हो चुका है। ट्रेनिंग एरिया बंद हो रहा है। अब वापसी शुरू हो रही है। स्टार कंसीलिंग फ्रूट की रोशनी धीरे धीरे सिस्टम लाइट से बदल गई। अगले ही पल टोंग रायन को एक्सप्लोरेशन एरिया से टेलीपोर्ट कर दिया गया। वह अब भी बेहोश थी और उसे कुछ भी पता नहीं था। वह धीरे से बुदबुदाई, थोड़ा इंतजार करो, दीदी अभी तुम्हें बचाने आ रही है। यह कहते ही रायन पूरी तरह अनकॉन्शियस हो गई और रोशनी ने उसके पूरे बॉडी को ढक लिया। सीक्रेट रेल्म में एक और रात गुजर गई। नए दिन की सनलाइट आकर टोंग रायन के खूबसूरत चेहरे पर पड़ी। सबसे पहले उसने हल्की सी आवाज निकाली। उसकी आईलैशेस हल्की सी कांपी। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आईज खोल दी। कुछ सेकंड तक वह पूरी तरह डेज्ड थी। अचानक उसे याद आया कि वह क्यों बेहोश हुई थी। रायन तुरंत उठकर बैठ गई। तभी उसे महसूस हुआ कि तेज विंड उसके पास से गुजर रही है और उसके हेयर को जोर से उड़ा रही है। यह जगह जैसे सन के बहुत करीब लग रही थी। हवा ठंडी भी थी और कुछ ज्यादा ड्राई भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, सूपिंग थोड़ा दूर खड़ा था, अपने आर्म्स क्रॉस किए हुए, और ऐसा दिखा रहा था जैसे उसे पता ही नहीं कि टोंग रायन जाग चुकी है। घबराकर रायन ने अपनी स्कर्ट का किनारा पकड़ लिया और पूछा, मैं कितनी देर सोई रही? सूपिंग ने पीछे देखा और शांत स्वर में जवाब दिया, बस एक पल, अच्छी तरह बैठ जाओ। तभी रायन को समझ आया कि नीचे की ग्राउंड जैसे तालबद्ध तरीके से वाइब्रेट हो रही थी। असल में वे दोनों पर्पल फ्लेम बैम्बू ड्रैगन बीस्ट की पीठ पर बैठे थे। उसके विशाल विंग्स फैले हुए थे और वह क्लाउड्स के ऊपर उड़ रहा था। चाहे वह कितना भी स्थिर क्यों न हो, फिर भी उड़ान में हल्का वाइब्रेशन होना स्वाभाविक था। इसलिए सूपिंग ने उसे याद दिलाया, यह इल्यूजन रेल्म नहीं है। अगर यहाँ मर गई तो वापस नहीं आओगी। लेकिन टोंग रायन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वह किस बीस्ट पर सवार है। वह आगे झुककर जल्दी से बोली, हम बहुत देर कर चुके हैं, हम अभी कहाँ हैं? सूपिंग ने शांत स्वर में कहा, हम अभी अभी बेस सिटी से निकले हैं। असल दुनिया में सिर्फ एक रात ही बीती है। चिंता मत करो, जहाँ जाना है जल्दी डायरेक्शन बताओ। यह सुनकर रायन के चेहरे की चिंता थोड़ी कम हो गई। वह धीरे से बोली, वाइल्ड फाइट बेस सिटी। सूपिंग के पास खड़ी होकर उसने दूर एक दिशा की तरफ इशारा किया, इस तरफ जाओ, फिर वहां मुड़ना। पहला लेवल 1 बेस सिटी जो मिलेगा वही है। सूपिंग ने हल्की आवाज में हूं कहा और अपने स्पेस से एक गोल्डन स्क्रोल निकाल लिया। यह वही स्क्रोल था जो अपना खुद का वर्ल्ड बना सकता था।
वही जिसमें कभी टोंग रायन कैद रही थी, लेकिन बाहर से देखने पर वह सिर्फ एक साधारण स्क्रोल ही लगता था। सुपिंग ने उसमें हाथ डाला और कुछ देर तक कुछ ढूंढता रहा, क्योंकि अब उस स्पेस में बहुत सारी चीजें थीं, इसलिए जो चाहिए था उसे ढूंढने में कुछ सेकंड लग गए। अचानक उसने जोर से कुछ खींचा और सीक्रेट ट्रेजर स्पेस से एक बेहद अजीब सी सोर्ड बाहर निकाल ली। जैसे ही वह सोर्ड असली दुनिया में आई, उससे एनर्जी हवा की तरह बाहर फैल गई, लेकिन वह हवा इतनी तेज थी जैसे लोगों की स्किन को भी काट सकती हो। उसकी ठंडी ब्लू लाइट देखकर टोंग रायन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने नीचे उस सोर्ड को देखा जो फूफू जैसी आवाज कर रही थी, जैसे अभी अभी फर्नेस से निकली हो। वह इतनी पावरफुल थी कि रायन के चेहरे की हैरानी छिप ही नहीं सकी। वह बोली, आप क्या करने वाले हैं? उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसे डर हो कि सुपिंग उसी सोर्ड से उसे मार देगा, लेकिन अचानक सुपिंग ने पूरी सोर्ड उसके हाथ में ऐसे थमा दी जैसे कोई खिलौना हो। यह देखकर वह लगभग डर ही गई। सुपिंग बोला, ड्रैगन टेरेस माउंटेन पर तुम्हारा पेट बीस्ट मैंने ही काट दिया था, अब तुम्हें खाली हाथ कैसे जाने दूं? टोंग रायन के हाथ में वह सोर्ड हल्का हल्का कांप रही थी। उसने 2 उंगलियों से ब्लेड को छुआ। तुरंत उसे महसूस हुआ कि उस सोर्ड एनर्जी में कितनी भयानक और रुक न सकने वाली पावर है। वह डर से भर गई। उसे ऐसा भी लगा जैसे ब्लेड के आसपास की हवा ही टीयर हो रही हो। सुपिंग सही कह रहा था। टोंग रायन को सच में एक वेपन की जरूरत थी, लेकिन क्या यह वेपन उसके लिए बहुत ज्यादा हाई एंड नहीं था? उस सोर्ड एनर्जी ने पहले ही उसके मिडिल फिंगर पर एक छोटा वुंड बना दिया था, जिससे खून की एक पतली स्ट्रीक बहने लगी। अभी थोड़ी देर पहले उसने अपनी इमूवेबल लापिस लाजुली बॉडी का इस्तेमाल करके सावधानी से इस सोर्ड को जांचने की कोशिश की थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि सिर्फ इस सोर्ड एनर्जी ने ही उस इमूवेबल लापिस लाजुली बॉडी को आसानी से तोड़ दिया, जिसे उसने इल्यूजन रेल्म में ट्रेन किया था। रायन धीरे से बोली, यह सोर्ड कितनी तेज है, मैंने ऐसी चीज सिर्फ इल्यूजनरी सी गॉड्स रेजिंग वेव्स में देखी है। अचानक उसे किंग एम्परर की वह लंबी और वीर फिगर याद आ गई। उसी क्षण टोंग रायन को समझ आया कि यह शायद वही लेजेंडरी सीक्रेट ट्रेजर जैसा हथियार है जो किंग बीस्ट्स को भी मार सकता है। ऐसी चीज जिससे कई बड़े फैमिलीज भी डरते हैं। अगर वह सच में तुलना करे तो उसे लगा कि उसके हाथ की यह सोर्ड शायद उससे भी कम नहीं है। अब उसे समझ आ गया कि उसके हाथ में जो चीज है वह कितनी प्रेशियस है। टोंग रायन ने सोर्ड के हिल्ट को कसकर पकड़ लिया। वह थोड़ा हेजिटेट करने लगी। उसका चेहरा हल्का रेड हो गया और उसने सुपिंग से पूछा, इतनी प्रेशियस चीज आप इसके साथ क्या करने वाले हैं? असल में वह सुपिंग की इंटेंशन समझ चुकी थी, लेकिन फिर भी पक्का करने के लिए उसने दोबारा पूछा। यही बात सुपिंग को चिढ़ा गई। वह पहले ही सोर्ड उसके हाथ में दे चुका था, फिर भी वह चाहती थी कि वह साफ साफ कहे। सुपिंग ने अपने आर्म्स मोड़ लिए और ऊंची आवाज में बोला, बिल्कुल, मैं इसे तुम्हें लेंड कर रहा हूँ। क्या तुम डे ड्रीमिंग कर रही हो? यह एक एंशिएंट सीक्रेट ट्रेजर है जो मुझे ग्रेट एवोल्यूशन ट्रू ड्रैगन किंग से मिला था। क्या तुम्हें लगता है मैं इसे तुम्हें फ्री में दे दूंगा? उसे डांटने के बाद सुपिंग फिर अपने सामान्य इंडिफरेंट अंदाज में आ गया। उसने हाथ हिलाया और समनिंग स्पेस खोल दिया। फिर अपने पेट की तरफ देखते हुए बोला, लिटिल स्केलेटन जाओ। लिटिल स्केलेटन ने हल्का सा सिर हिलाया। वह समझ गया। फिर वह धीरे धीरे जब लिटिल स्केलेटन अपने मालिक की शैडो में घुसा तो उसने धीरे धीरे उस शैडो को बढ़ाकर टोंग रायन की शैडो तक फैला दिया। फिर वह उसके पीछे की शैडो में घुस गया और पूरी तरह गायब हो गया। अगर किसी ने यह शुरुआत से न देखा होता तो टोंग रायन शायद कभी कल्पना भी नहीं कर पाती कि उसकी शैडो में भी एक पेट छिपा हो सकता है। उसकी शैडो में घुसने के बाद यह शरारती लिटिल स्केलेटन ने हाथ उठाकर उसे एक थम्स अप भी दिया, जैसे कह रहा हो सब ठीक है। लेकिन उससे पहले सुपिंग ने निर्देश दिया था, ध्यान रखना, मुख्य काम है टोंग रायन की शैडो में रहना, उस पर नजर रखना, उसे सोर्ड खोने मत देना। यह सुनकर टोंग रायन के चेहरे पर तुरंत सरप्राइज और एक्साइटमेंट भरी मुस्कान आ गई। वह बोली, तो आप सच में मुझे अकेले जाने दे रहे हैं? फिर उसने हल्की साई ली। उधर सुपिंग मन ही मन सोच रहा था, क्या यह लड़की थोड़ी स्टूपिड है? इतना साफ है फिर भी पूछ रही है। वह बोला, हाँ तुम ब्लॉकहेड, वरना मैं तुम्हें इतना एफर्ट लगाकर क्यों नर्चर करता। अपनी कलाई की वॉच खोलते हुए यह सब कह रहा था। तभी टोंग रायन ने पूछा, मैं हमेशा सोचती थी कि आपको हमारे फैमिली से नफरत है। सुपिंग अपनी वॉच मैप में वह रूट देख रहा था जहां पर्पल फ्लेम बैम्बू ड्रैगन बीस्ट उड़ रहा था। उस मैप में एक तरफ वह वाइल्ड फाइट बेस सिटी था जहां टोंग रायन जाना चाहती थी और दूसरी दिशा में एक अलग लोकेशन था। सुपिंग ने लापरवाही से जवाब दिया, मैं कभी भी उस नियम से सहमत नहीं रहा कि बिग फिश स्मॉल फिश को खा जाए, और तुम्हारे सीक्रेट रेल्म में जो किलिंग पीपल टू सीज ट्रेजर्स वाली बात होती है वह भी उसी जैसी है। यह सुनते ही टोंग रायन के चेहरे की सारी एक्साइटमेंट तुरंत गायब हो गई। सुपिंग ने शांत स्वर में कहा, बस अभी जो एनिमी हमारे सामने है उससे निपटने के लिए मैन पावर जुटानी है, बस इतनी सी बात है। टोंग रायन ने हल्के से एनोड किया। वह समझ गई
वह और पूरा टोंग फैमिली सिर्फ एक टूल थे जो सूपिंग की स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद कर रहे थे। बस इतना ही। लॉन्गजोंग बेस सिटी में बायन के साथ हुई बैटल के बाद जो कुछ हुआ था उसने उसे सब समझा दिया था। उसके चेहरे पर आई हल्की मेलनकॉली को सूपिंग ने सच में किक मारकर दूर कर दिया। सचमुच उसने सीधे टोंग रायन को पीछे से लात मारी। उसके बट पर पड़े उस किक से वह पर्पल फ्लेम बैम्बू ड्रैगन बीस्ट की पीठ से अलग हो गई। जब उसने नीचे क्लाउड्स के नीचे की जमीन की ओर देखा तभी उसे एहसास हुआ वह सच में नीचे गिर रही थी। यह कोई मजाक नहीं था। ऊपर सूपिंग अभी भी पर्पल फ्लेम बैम्बू ड्रैगन बीस्ट पर सवार था। वह उसे याद दिलाते हुए बोला, किसी और ने भी डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा है, यहीं से हम अलग रास्तों पर चलते हैं। उनका पार्टिंग करने का तरीका सच में अजीब था। नीचे गिरती हुई टोंग रायन ने घबराकर अपने हाथ जोर जोर से हिलाए और चिल्लाई, रुको, मेरे पास कोई फ्लाइंग माउंट नहीं है। सूपिंग ने बस मुड़कर उसकी ओर देखा। उसने हवा में हाथ भी नहीं हिलाया, जैसे उसे पता हो कि वह देख भी नहीं पाएगी। वह बोला, अपने एस्ट्रल एनर्जी को नियंत्रित करना याद रखना, मैं जा रहा हूँ। यह कहकर सूपिंग और उसका पेट दूसरी दिशा में उड़ गए। उन्होंने टोंग रायन की लगातार आती आवाजों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। अब उसे खुद ही अपनी जान बचानी थी। अचानक टोंग रायन को याद आया कि पूरे दिन लगातार एलियन बीस्ट्स को मारने के बाद उसे कैसा महसूस हुआ था। उसे याद आया कि उस समय कुछ उसके बॉडी के अंदर समा गया था और उसके अंदर की एस्ट्रल एनर्जी जाग उठी थी। उसका शरीर जैसे चमकने लगा था। वह अजीब पावर इतनी तेज थी कि वह उसे सह नहीं पाई और फेंट हो गई थी। उसी समय उसे जैसे एक एनलाइटनमेंट मिला था। अचानक उसे सूपिंग की बात याद आई, अपने एस्ट्रल एनर्जी को नियंत्रित करो। किसी कारण से उसके दिल में ट्रस्ट पैदा हुआ। टोंग रायन ने तुरंत अपनी आईज बंद कर ली और अपनी बॉडी में बह रही एस्ट्रल एनर्जी स्ट्रीम को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में वह घबराना बंद कर चुकी थी। उसके बॉडी के आसपास हल्की एस्ट्रल एनर्जी लाइट दिखाई देने लगी। वह तुरंत चारों दिशाओं में फैल गई, जैसे आसपास की एयर को भी प्रभावित कर रही हो, और टोंग रायन उस पूरी सर्कुलेशन का सेंटर बन गई। बिना एक पल की हेजिटेशन के उसने अपना हाथ अपनी चेस्ट के सामने उठाया। उसका सिर अभी भी नीचे की ओर था, लेकिन वह लगातार अपनी एस्ट्रल एनर्जी को नियंत्रित कर रही थी। अंत में उसने सफलतापूर्वक अपने शरीर को फ्लिप कर लिया। अब उसके आसपास की एस्ट्रल एनर्जी उसके शरीर को धीरे से सपोर्ट कर रही थी। अब वह पहले की तरह आजाद गिर नहीं रही थी। इस पल से टोंग रायन हवा में हॉवर, फ्लाई और तेज गति से रश भी कर सकती थी। उसने अपने आसपास घूमती हुई एस्ट्रल एनर्जी स्ट्रीम को देखा और हैरान रह गई। क्या मैं हवा में उड़ रही हूँ? क्या इसका मतलब है कि मैं रैंक 9 टाइटल रेल्म तक पहुंच गई हूँ? यह कोई ड्रीम नहीं था, यह पूरी तरह रियल था। जो चीज सिर्फ एल्डर्स ही कर सकते थे वह अब टोंग रायन खुद कर रही थी। खुशी से वह कुछ पल के लिए बिल्कुल स्टन्ड रह गई। फिर उसने अपना थंब उठाया और अपनी आईलैशेस पर चमक आए आंसू को पोंछ दिया। जब उसने दोबारा आईज खोली तो उसका चेहरा फिर से अपनी सामान्य कोल्ड एक्सप्रेशन में लौट आया। उसने सूपिंग द्वारा दी गई सोर्ड को कसकर पकड़ लिया। अब उसके आसपास मौजूद हाई लेवल एस्ट्रल एनर्जी की वजह से वह उस सोर्ड को पहले से कहीं ज्यादा आसानी से कंट्रोल कर पा रही थी। ये सब चीजें ऐसी थीं जिनके बारे में टोंग रायन कभी सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं करती थी। उसने अपना सिर घुमाया और उस दिशा में देखा जहां पर्पल फ्लेम बैम्बू ड्रैगन बीस्ट की शैडो धीरे धीरे क्लाउड्स के पीछे गायब हो रही थी। उसने हाथ जोड़कर सूपिंग की तरफ रिस्पेक्टफुली झुककर सल्यूट किया। इस काइंडनेस को टोंग रायन कभी नहीं भूलेगी। इसी बीच टोंग रायन हवा की तरह तेजी से उस बेस की तरफ बढ़ रही थी जहां टोंग फैमिली मौजूद थी। लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि हर तरफ स्मोक और फायर फैला हुआ था। 2 भयानक मॉन्स्टर अंदर घुस आए थे। वे हैवॉक मचा रहे थे, फायर उगल रहे थे, सिटी वॉल्स और हाउसेस को गिरा रहे थे और पूरे इलाके को एक सी ऑफ फायर में बदल रहे थे। टोंग फैमिली का हेडक्वार्टर्स जो वाइल्ड फाइट बेस सिटी में था वह भी बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। मिलिट्री फोर्सेस लगातार सप्रेस हो रही थीं और कई लोग सीरियसली इंजर्ड हो चुके थे। टू फैमिली और वोंग फैमिली पागल हो गए हैं। उन्होंने बेस सिटी के अंदर किंग लेवल मॉन्स्टर भेजने की हिम्मत कैसे कर दी? अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो पूरा ए लेवल बेस सिटी फ्लैटन हो जाएगा। इन मॉन्स्टर के साइज और फेरोसिटी को देखकर साफ समझ आ रहा था कि इन्हें रोकने के लिए टाइटल रैंक एक्सपर्ट चाहिए। सामान्य लोग तो इनके सामने बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर सकते थे। तभी अचानक एक स्पीयर बिजली की तरह आगे बढ़ा। वह इतनी तेजी से हवा को चीरता हुआ गया कि एयर के साथ फ्रिक्शन से येलो लाइट की स्ट्रीक्स चारों तरफ फैल गई। वह सीधे उस जगह से गुजरा जहां दोनों मॉन्स्टर तबाही मचा रहे थे। अगले ही पल वह वेपन एक लाइट स्ट्रीक बनकर फायर स्पिटिंग मॉन्स्टर के शरीर को पूरी तरह आर पार कर गया। दूसरे मॉन्स्टर के शरीर का बायां हिस्सा भी उसी वार में चीर दिया गया।
इतनी डरावनी अटैक फोर्स। सिर्फ एक मूव में ही दोनों मॉन्स्टर को रीजेनरेट होने का मौका तक नहीं मिला। वे तुरंत जमीन पर क्रैश होकर गिर पड़े और पूरा बेस हिल गया, लेकिन कम से कम इससे डिस्ट्रक्शन रुक गया। ग्रे स्केल्स वाले एक मॉन्स्टर के ऊपर एक डिग्निफाइड फिगर खड़ा था। वह गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम सच में सोचते हो कि इस तरीके से टोंग फैमिली को जीत लोगे? तुम लोग सच में फूलिश हो। उसके पीछे कई लोग खड़े थे, साइलेंटली ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे थे। वह था टोंग लिंगन, टोंग फैमिली के मेन हेडक्वार्टर्स का क्लैन लीडर। उसने पीछे हाथ झटकते हुए आदेश दिया, फ्लाइंग फेदर आर्मी, बैटल में उतर जाओ, इन सबको वाइप आउट कर दो और सीक्रेट ट्रेजर वापस टोंग फैमिली के हाथों में लेकर आओ। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह स्पीयर नहीं था, बल्कि एक अम्ब्रेला था जिसकी टिप बेहद शार्प थी, जिसने अभी अभी दोनों मॉन्स्टर को आर पार कर दिया था। उसके पीछे फ्लाइंग फेदर आर्मी के लोग अपने अपने पेट्स पर सवार खड़े थे। सबने ह्यूज बोज उठा रखे थे जिनमें गोल्डन एरोज लगे हुए थे ताकि उनकी कॉम्बैट पावर और बढ़ सके। अगर ऐसे 10 एरोज सही टारगेट पर लग जाएं तो रैंक 7 या रैंक 8 मॉन्स्टर भी तुरंत मर सकता है। जैसे ही वे अटैक करने की तैयारी कर रहे थे, अचानक किसी की मॉकिंग लाफ्टर गूंज उठी। वह एक ब्लैक पैंथर मॉन्स्टर पर सवार था। उसने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, हम इतने नाइव नहीं हैं कि सोचें सिर्फ अनकंट्रोल्ड किंग लेवल मॉन्स्टर के भरोसे टोंग फैमिली को खत्म कर देंगे। उस ब्लैक पैंथर पर 2 लोग बैठे थे जिनके शरीर से पावरफुल एस्ट्रल एनर्जी निकल रही थी। कम से कम वे दोनों टाइटल रैंक तक पहुंच चुके थे। उनमें से एक ने कहा, चाहे हम ऐसा सोचें या नहीं, लेकिन तुम्हारा लास्ट ट्रम्प कार्ड, वह लेजेंडरी लेवल सीक्रेट ट्रेजर इल्यूजनरी सी गॉड्स रेजिंग वेव्स, अब खत्म हो चुका है और अब असली शो शुरू होने वाला है। टू फैमिली और वोंग फैमिली के क्लैन लीडर्स को अपनी स्ट्रेटेजी बताने में कोई परवाह नहीं थी। उनकी योजना साफ थी, पहले टोंग फैमिली की स्ट्रेंथ को पूरी तरह वेयर डाउन करना और फिर फाइनल अटैक करना। उनमें से एक ने ठंडी हंसी के साथ कहा, सिर्फ तुम्हारे टोंग फैमिली के पास ही लेजेंडरी लेवल सीक्रेट ट्रेजर नहीं है। ये सुनते ही टोंग फैमिली के हेड के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा और तभी अचानक बेस के बीचों बीच एक जोरदार धमाका हुआ। हर तरफ धुआं और आग फैल गई, जैसे किसी महान परिवार का अंत होने वाला हो। उस धमाके की ताकत हवा में उड़ती टोंग रायन तक पहुंच गई। अब वह सूपिंग की दी हुई सोर्ड पर सवार होकर उड़ सकती थी और वह तेजी से वाइल्ड फाइट बेस के बाहरी इलाके तक पहुंच चुकी थी। कुछ देर तक डगमगाने के बाद टोंग रायन समझ गई कि यह हलचल वाइल्ड फाइट बेस के अंदर से आ रही है। उसकी आंखों में चिंता भर गई। क्या वह समय पर वापस पहुंच पाएगी? क्या वह अपने परिवार को बचा पाएगी? टू फैमिली और वोंग फैमिली के हाथ में जो चीज थी वह एक बहुत ही पुरानी वस्तु थी। उसका आकार लगभग 2 मीटर था और उसकी सतह पर समय के गहरे निशान थे। जब दोनों लोग उस पर अपनी एस्ट्रल एनर्जी रखते थे तो उससे एक भयानक आवाज निकलती थी, जैसे हजारों बदले की आग से भरी आत्माएं चीख रही हों। हालांकि वह एक बेल थी, लेकिन उसकी आवाज किसी को जगाने के लिए नहीं थी। वह टोंग फैमिली के लोगों को ऐसा महसूस करा रही थी जैसे उनकी जिंदगी धीरे धीरे उनसे छिन रही हो। लोग दर्द से अपने शरीर पकड़कर उस असर का विरोध करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्माएं अंडरवर्ल्ड की तरफ खींची जा रही हों। उसका विरोध करना असंभव था। टोंग फैमिली के लोग और उनके पेट्स सभी की एस्ट्रल एनर्जी उस बेल के ऊपर बने खोपड़ी के आकार में खिंचती जा रही थी। यहाँ तक कि टोंग लिंगन भी इससे बच नहीं पाए। वे सिर्फ बेबस होकर देख सकते थे कि उनके परिवार के दर्जनों लोग धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। उन्होंने गुस्से में कहा, धत्तेरे की, यह मैजिक बेल तो एक अथाह गड्ढे की तरह हमारी सारी एस्ट्रल एनर्जी खींच रही है। फिर उन्होंने पहचान लिया कि यह क्या है। यह था कुख्यात सोल गैदरिंग बेल, एक लेजेंडरी इविल ट्रेजर जिसे टू के खून और मांस से तैयार किया गया था। टू फैमिली का लीडर मुस्कुराते हुए बोला, ओल्ड टोंग, तुम्हें सच में बहुत ज्ञान है। उसके चेहरे पर अब साफ साफ खून की प्यास दिखाई दे रही थी। तुम्हें क्या लगता है हम इतनी मेहनत से तुम जैसे मजबूत दुश्मन से क्यों भिड़े हैं? टोंग फैमिली के लोग जिनकी एस्ट्रल एनर्जी खत्म हो चुकी थी जब वो जमीन पर गिरे हुए थे। टू फैमिली और वोंग फैमिली के लोग उन्हें पैरों तले रौंदते हुए हंस रहे थे। उनमें से एक ने घृणा से कहा, बिना एस्ट्रल एनर्जी के तुम लोग सिर्फ टूटे हुए हड्डियों के कुत्तों का झुंड हो। टोंग फैमिली के बूढ़े और जवान सभी को इस तरह अपमानित किया जा रहा था। यह देखकर टोंग लिंगन से अब सहा नहीं गया। हालांकि उसकी स्ट्रेंथ आधी रह गई थी, फिर भी उसके हाथ में अभी भी फैमिली हेयरलूम वेपन था। उसने उसे कसकर पकड़ा और अनस्टॉपेबल किलिंग इंटेंट के साथ आगे बढ़ गया। टोंग लिंगन ने ठान लिया कि जो आदमी उसके परिवार का अपमान कर रहा था उसे वह अपने हाथों से खत्म करेगा। एक ही वार में उसने उस नेम को 2 हिस्सों में काट दिया। उसके सीने में भरी हुई एंगर थोड़ी कम हुई, लेकिन इसके बदले उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। अब वह लगभग गिरने वाला था। टोंग लिंगन थक कर जोर जोर से पैंटिंग करने लगा। फिर भी उसने भारी आवाज में कहा, आज जो हुआ है इस हेट्रेड का बदला हमारा टोंग फैमिली एक दिन 100 गुना लौटाएगा। लेकिन उसकी आवाज
उसकी फटीग को छुपा नहीं सकी। यह सुनकर वोंग फैमिली का हेड हल्की स्मर्क के साथ उसे मजाक में देखने लगा। वह बोला, एक और दिन? कौन सा दिन? आज ही मैं पूरे टोंग फैमिली को येलो स्प्रिंग्स भेज दूंगा। उसके आदेश मिलते ही वोंग फैमिली के सबऑर्डिनेट्स आगे बढ़े और चारों तरफ फैल गए। उसी समय जमीन पर घुटनों के बल बैठी एक लड़की को आगे लाया गया। उसके सफेद हेयर थे और उसने टोंग फैमिली की यंग लेडी जैसी ड्रेस पहन रखी थी। वह बहुत हद तक टोंग रायन जैसी दिखती थी, लेकिन उसके चेहरे पर अपनी बड़ी बहन जैसी फोर्टिट्यूड और शार्पनेस नहीं थी। उसकी आंखों में ज्यादा जेंटल, वीक और सहन करने वाला भाव था। अपनी बेटी को आगे लाते देख टोंग लिंगन घबराकर चिल्लाया, "वुई!" लेकिन उसके पीछे खड़े वोंग फैमिली के लोग उसे पकड़े हुए थे, इसलिए वह अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ सका। वुई की पतली नेक इस समय वोंग फैमिली के हेड के हाथ में थी। वह उसे ऐसे पकड़े हुए था जैसे किसी चीज का हैंडल पकड़ा हो और टोंग लिंगन को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। वह बोला, "कौन नहीं जानता कि तुम्हारा टोंग फैमिली 2 यंग मास्टर्स को पाल रहा है, एक अंदर और एक बाहर। एक को एस्ट्रोनॉमी और जियोग्राफी की पूरी समझ है और दूसरी की फाउंडेशन इंसानों से भी ज्यादा मजबूत है, जो लड़ाई में माहिर है। अगर हम उन्हें यूं ही बढ़ने दें और एक दिन वे दोनों ज्वाइंट फोर्सेस कर लें तो हमारे खड़े होने की जगह कहाँ बचेगी?" फिर वह ठंडी आवाज में बोला, "सच में तुम लोग हमारे लिए बिल्कुल सही मॉर्टल एनिमी हो।" वे लोग यहाँ आने से पहले सब कुछ बहुत ध्यान से इन्वेस्टिगेट कर चुके थे। उन्हें पता था कि टोंग रायन इस समय वुई के पास नहीं है, इसीलिए उन्होंने मौका देखकर हमला किया ताकि दोनों बहनों को अलग अलग किया जा सके। क्योंकि जब उसका दूसरा आधा हिस्सा उसके साथ नहीं है तो वोंग फैमिली को किसी चीज का डर नहीं था। उसने वुई के बॉडी को जोर से उठाकर सीधे सोल गैदरिंग बेल के अंदर फेंक दिया। अगले ही पल वहां से एक ठंडी कोल्ड एयर निकलने लगी जो धीरे धीरे वुई की स्किन के अंदर घुसने लगी। वोंग फैमिली का हेड ठंडी आवाज में इंटरोगेट करते हुए बोला, "दूसरा यंग मास्टर कहाँ है? जल्दी बोलो। अगर नहीं बोली तो तुम्हें सोल गैदरिंग बेल का असली दर्द चखना पड़ेगा। तुम्हारा ब्लड सूख जाएगा और तुम्हारी बोन्स तक गल जाएंगी।" यह कहते हुए उसने उसकी थ्रोट पर अपनी पकड़ और कस दी। वुई अब बोल भी नहीं पा रही थी। उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे उस इविल एनर्जी से खिंचती जा रही थी जो बेल से निकल रही थी। उसके कानों में लगातार वोंग फैमिली के लोगों की आवाज गूंज रही थी, "वह कहाँ है? जल्दी बताओ।" धीरे धीरे वुई की आंखें धुंधली होने लगीं क्योंकि उसकी लाइफ फोर्स लगातार खींची जा रही थी। बेशक वह जानती थी कि उसकी बड़ी बहन कहाँ है, लेकिन उसने अपना माउथ कसकर बंद रखा। वह किसी भी कीमत पर एक वर्ड भी बोलने वाली नहीं थी। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, अभी उसकी सिस्टर कहीं दूर ठीक से जी रही होगी। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, "सिस्टर वापस मत आना।" उसे आखिरी बार वह दिन याद आया जब वे दोनों मिली थीं। उस समय टोंग रायन एक पेट स्टोर में काम कर रही थी। जब ग्राहक आते थे तो उसके चेहरे पर कोई हैप्पी एक्सप्रेशन नहीं होता था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी छोटी बहन को देखा उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ गई थी। उसी पल वुई को लगा था जैसे उसकी बहन उसे अलविदा कह रही हो। अब वह याद उसके दिल में अचानक गहरी सैडनेस बनकर उभर आई। उसने मन ही मन फिर कहा, "सिस्टर वापस मत आना।" लेकिन उसकी यह प्रेयर सच नहीं हुई। अचानक एक भयानक बैंग की आवाज गूंजी। ड्रैगन बोन्स से बनी एक स्वॉर्ड बिजली की तरह उड़ती हुई आई और सीधे सोल गैदरिंग बेल के पास से गुजर गई। अगले ही पल वह बेल पूरी तरह शैटर हो गई। उस विस्फोट से टू फैमिली और वोंग फैमिली के लोग ऐसे उछलकर दूर गिरे जैसे मुर्गियों का झुंड बिखर गया हो। उस सीक्रेट ट्रेजर की स्वॉर्ड एनर्जी इतनी तेज थी कि वह लोगों को टुकड़ों में काट सकती थी। जब उसकी पूरी पावर इस्तेमाल होती तो ब्लड एंड फ्लैश से बना हुआ कोई भी सीक्रेट ट्रेजर पटाखों की तरह फटकर बिखर जाता। वोंग फैमिली का हेड और टू फैमिली का हेड दोनों अलग अलग दिशाओं में दर्द से उछलकर गिरे। हालांकि वे मरे नहीं थे, लेकिन जमीन पर गिरकर कराह रहे थे। वोंग फैमिली का हेड गुस्से में चिल्लाया, "कौन है यह?" किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह स्वॉर्ड कहां से आई थी, लेकिन उससे निकलती स्वॉर्ड एनर्जी इतनी डरावनी थी कि दूर खड़े लोग भी घबरा गए। बहुत दूर से उड़कर आने के बाद, सोल गैदरिंग बेल को नष्ट करने के बाद वह स्वॉर्ड पास के मलबे के ढेर में जाकर धंस गई। टोंग लिंगन ने उस स्वॉर्ड को हैरानी से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या है। टोंग फैमिली का लेजेंडरी लेवल ब्लड लाइन सीक्रेट ट्रेजर सिर्फ एक ही वार में नष्ट हो गया था। यह देखकर टोंग लिंगन का दिल कांप उठा। यहाँ तक कि अगर उसके हाथ में इल्यूजनरी सी गॉड्स रेजिंग वेव्स भी होता तो भी उसे यकीन नहीं था कि वह इस स्वॉर्ड की ताकत को रोक पाता। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे बस वही वेपन दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे कोई नेम दिखाई नहीं दिया। तो फैमिली का हेड गुस्से में अपने सबऑर्डिनेट्स पर चिल्लाया, "कौन है जिसने मेरा गुड डीड बर्बाद करने की हिम्मत की? उसे तुरंत मेरे सामने लेकर आओ।" उसे दोबारा कमांड देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जो स्वॉर्ड मलबे के ढेर में धंसी हुई थी वह अचानक हिलने लगी। वह अपने ओनर के आदेश को मानते हुए कांपने लगी। तभी एक शांत फीमेल वॉइस सुनाई दी, "इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं हूँ।" उस आवाज के साथ स्वॉर्ड हवा में उठी और 360 जी
में घूमने लगी। उसकी घूमती हुई सोड एनर्जी ने तेज वॉर्टेक्सेस बना दिए जो सीधे टू फैमिली के लोगों की तरफ दौड़े। अगले ही पल हर नेम की गर्दन पर एक कट लग चुका था। उन्हें जम्हाई लेने का भी समय नहीं मिला और वे तुरंत मरकर गिर पड़े। इस सीक्रेट ट्रेजर को सिर्फ अपनी सोड एनर्जी इस्तेमाल करनी थी और वह आसानी से लोगों के ढेर को खत्म कर सकती थी। सब खत्म होने के बाद वह सोड आज्ञाकारी तरीके से उड़कर उस लड़की के हाथों में आ गई जिसने चुनौती भरे अंदाज में कहा था, मैं यहाँ हूँ। जिसने सोचा था कि वह अब मरने वाली है, अब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अविश्वास से उस दिशा में देख रही थी। क्या वह सिस्टर है? और सच में वह उसकी बड़ी बहन ही थी, टोंग रायन। वह ड्रैगन बोन्स से बनी सोड को कसकर पकड़े हुए हवा में उड़ रही थी। यह देखकर टोंग रायन को पहचानने वाले सभी लोग हैरान रह गए। अब पूरा मैदान उसी को देख रहा था। अभी अभी पहुंचते ही उसने अपने परिवार की बर्बादी देख ली थी, इसलिए उसके चेहरे पर अब सिर्फ ठंडी कोल्ड एक्सप्रेशन थी। वह बोली, तुम लोग टोंग फैमिली को खत्म करना चाहते हो और मुझे इसमें शामिल भी नहीं करोगे? हवा में उड़ना, इसका मतलब था टाइटल रैंक। टोंग रायन अब रैंक 9 एक्सपर्ट बन चुकी थी। यह देखकर टोंग लिंगन हैरानी और खुशी से चिल्लाया, रायन, लेकिन तू फैमिली के हेड की नजर में वह सिर्फ कचरा थी। वह ठंडी हंसी के साथ बोला, सिर्फ एक टाइटल रैंक? किस फैमिली के पास ऐसे कुछ लोग नहीं होते? फिर उसने आदेश दिया, उस लड़की को पकड़ लो और उसे मेरे सामने लाओ। टू फैमिली और वोंग फैमिली के लोग अभी अभी अपमानित हुए थे, इसलिए वे उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते थे। वे सभी हवा में उड़कर उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। एक पल में ही 10 से ज्यादा काले शैडोज आसमान में उछल गए। नीचे खड़ा फैमिली हेड गुस्से से चिल्लाया, मैं उसे सबके सामने धीरे धीरे टॉर्चर करूंगा। एक दर्जन लैकी अपने हाथों में वेपन्स लिए हुए थे। उनके साथ साथ उनके समनिंग स्पेसेस भी खुल गए और उनके पेट्स बाहर आ गए। लेकिन टोंग रायन, जिसने इतने सारे मॉन्स्टर्स के खून में लड़ाई लड़ी थी, उसे इससे कोई डर नहीं लगा। उसकी तेज आइज ने तुरंत हर नेम और उनके पेट्स की हरकत को पकड़ लिया। वह हल्के से सबके बीच से फिसलती हुई निकल गई और मजाक उड़ाते हुए बोली, टू स्लो। तभी उसने देखा उनके क्लॉज उसकी तरफ बढ़ रहे थे। समनिंग स्पेस से निकलते ही पेट्स के क्लॉज तेजी से टोंग रायन की तरफ बढ़े, लेकिन उसी पल टोंग रायन का तेज स्लैश बिजली की तरह चला। एक पल पहले तक जिन नेम्स के चेहरे पर खतरनाक और खून के प्यासे एक्सप्रेशंस थे, अगले ही पल वे दर्द और निराशा से भरी स्क्रीम्स में बदल गए। उनके लिम्स, उनके समनिंग स्पेस और उनके पेट्स, सब कुछ असली वर्ल्ड में पूरी तरह प्रकट होने से पहले ही कटकर अलग हो गया। टोंग रायन के हाथ में जो सीक्रेट ट्रेजर था, उसकी स्पीड अविश्वसनीय थी, लेकिन सच में वह सोड इतनी तेज नहीं थी, बल्कि टोंग रायन की अपनी स्पीड इतनी भयानक थी कि वह सोड किसी गोस्ट की तरह दिखाई दे रही थी। अब वोंग फैमिली के लोगों को महसूस होने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। एक ही वार में रैंक 9 एस्ट्रल शील्ड को तोड़ देना और 3 टाइटल रैंक को ऐसे टुकड़ों में काट देना, क्या वह सोड सच में कोई लेजेंडरी ट्रेजर हो सकती है? उनकी मेन फोर्स को उसने ऊपर नीचे और दाएं बाएं काटकर बुरी तरह बिखेर दिया था। अब दुश्मन की सारी फोर्सेस उससे दूरी बनाकर खड़ी थीं। घेराबंदी के बीच बिल्कुल अकेली खड़ी टोंग रायन ने जोर से आवाज लगाई, अंकल। वह ईविल बेल जो एस्ट्रल एनर्जी को रोक रही थी, अब नष्ट हो चुकी है। अब आप सबके भरोसे हैं। बिना ज्यादा बोले ही सब समझ गए कि टोंग रायन अब क्या करने वाली है। वह सीधे दुश्मनों के बीच घुसकर सबको मार डालने वाली थी। यह देखकर टोंग लिंगन को जरा भी शक नहीं हुआ। उसने इल्यूजनरी सी गॉड्स रेजिंग वेव्स को कसकर पकड़ा और जो लोग उसे रोक रहे थे उन्हें तुरंत पीछे धकेल दिया। फिर उसने पूरी दृढ़ता से जवाब दिया, यह तो तय है टोंग रायन, चलो आज इन सभी ईविल बीस्ट्स को खत्म कर देते हैं। टोंग रायन की आंखों में गहरी रिजेंटमेंट भरी हुई थी, बिल्कुल अपने अंकल की तरह। आज टू फैमिली और वोंग फैमिली ने जो किया था, वह उसका बदला उनसे कई गुना लेकर ही मानेगी। और फिर वह सीधे दुश्मनों के बीच चार्ज कर गई। शुरू से ही टोंग रायन जानती थी कि यह रास्ता बेहद कठिन होगा। अब पूरे टोंग फैमिली में वही एकमात्र नेम थी जो हवा में आजादी से हॉवर कर सकती थी। इसी वजह से वह तुरंत दुश्मनों का मुख्य टारगेट बन गई। टू फैमिली और वोंग फैमिली के वॉर पेट मास्टर्स लगातार अपने पेट्स को समन कर रहे थे। हालांकि उसने अभी अभी बहुत तेजी से कई दुश्मनों को काट डाला था, लेकिन फियर्स बीस्ट की संख्या अभी भी खत्म नहीं हो रही थी। फिर भी उसके हाथ में ड्रैगन सोर्ड थी। जैसे ही टोंग रायन उनके हमलों से बचती, वह तुरंत कई दिशाओं में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्लैशेस करती। हर वार के साथ वह अपनी मुश्किल स्थिति को तोड़ती जा रही थी। जब वह उन पेट्स के समूह के पास से फिसल कर निकल गई जिन्होंने अभी उस पर हमला किया था, वह बिल्कुल सुरक्षित थी, जबकि वे सभी